नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। चीनी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इससे उनसे साफ संकेत दिया है कि वो निकट भविष्य में भारतीय सेना के साथ टकराहट की स्थिति को छोड़ने वाली नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना के साथ इस क्षेत्र में जारी तनातनी के बीच चीनी सेना ने गैलवान घाटी में अपनी उपस्थिति में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। पिछले 2 हफ्ते में 100 नए टेंट खड़े किए हैं और बंकरों के निर्माण के भारी उपकरण भेजे हैं। भारतीय सेना ने भी स्पष्ट किया है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चीनी घुसपैठ की अनुमति नहीं देंगे और उन क्षेत्रों में गश्त को और भी मजबूत करेंगे। गौरतलब है कि LAC पर चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव ने दोनों देशों को हजारों की संख्या में सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। नेपाल ने शायद भारत के साथ तनाव को बढ़ाने का मन बना लिया है। पहले उसने भारत के इलाकों को अपने आधिकारिक मैप में दिखाया। अब भारतीय सीमा से लगी एक रोड पर 12 साल बाद काम शुरू कर दिया है। ये रोड उत्तराखंड के धारचूला जिले से होकर गुजरती है। करीब 130 किलोमीटर लंबी धारचूला टिनकर रोड का 50 किलोमीटर का हिस्सा उत्तराखंड से लगा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की अनुमति 2008 में दी गई थी। मकसद था टिनकर पास के जरिए नेपाल और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। रोड का बाकी बचा हिस्सा अब नेपाल की सेना पूरा करेगी। नेपाल को अब इस रोड की शायद याद इसलिए आई है क्योंकि भारत ने धारचूला से लिपुलेखा दर्रे को छोड़ने की 80 किलोमीटर लंबी रोड का 8 मई को उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को तवाघाटा लिपुलेखा मार्ग का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि इससे कैलाश मानसरोवर जाने के लिए पहले से कम वक्त लगेगा। नॉर्थ कोरिया अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने में लगा है। इस बारे में नई पॉलिसी को लेकर विचार चल रहा है। पिछले दिनों परमाणु क्षमता बढ़ाने को लेकर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने मिलिट्री की एक मीटिंग ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया अपनी परमाणु निरोध क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह से परमाणु निरोध पर विचार चल रहा है। मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण उपायों पर चर्चा चली है। इसमें कोरियन पीपल्स आर्मी की टुकड़ियों की मारक क्षमता बढ़ाने पर चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में जिंदा बम मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके चलते जिंदा बम की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और भारतीय सेना की मदद से बम को डिफ्यूज किया गया। दरअसल खेतों में काम करते समय किसान को बम ननिहाल के वार्ड नंबर 1 में मिला, जिससे तुरंत बाद इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। बता दें कि ये सीमावर्ती इलाका है जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, जिसके चलते भारतीय सेना की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की जाती है। सर, यहाँ से मुझे मेरे भाई ने फ़ोन किया है कि ननिहाल एरिया में ये उन्होंने सुबह ट्रैक्टर लगाया था, यहाँ हाल लगाते हुए ये कुछ बम सा टाइप उनको मिला, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। तो मैं आया यहाँ देखने के लिए। मैंने देखा कि वाकई यहाँ कोई चीज़ पड़ी थी। तो फिर हमने क्या किया, पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया है। सरदार साहब जी जो क्या उनका मोहन सिंह जी आए, उन्होंने देखा आके। तो फिर उन्होंने आर्मी में इन्फॉर्म किया इसके बारे में, भाई यहाँ कोई चीज़ पड़ी हुई। तो उन्होंने बोला कि इसको डिस्पोज करना चाहिए क्योंकि ये ख़तरनाक चीज़ है। तो उन्होंने यहाँ जितने लोग थे उनको भगाया, भाई यहाँ से दूर दूर हो, इसका कोई पता नहीं था, रिस्क वाली चीज़ है। यही देखी है मैंने बस सर। तो हमने इससे पहले भी इस साइड में था बीच में, वो भी सर ऐसे इसी टाइप का था वो भी, तो वो भी उठा के यहाँ से ले गए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता पूर्णोदास रोड पर काफी पेड़ चक्रवात की वजह से उखड़ गए हैं और तारें भी गिर गई हैं। इन्हें हटाकर रास्ते को साफ किया जा रहा है। वहीं कैप्टन विक्रम ने बताया कि हम रास्ता साफ कर रहे हैं। हमारी 4-5 टीमें
कोलकाता में तैनात है। हम जल्द ही काम खत्म कर लेंगे। हमारे पास सारे अत्याधुनिक औजार मौजूद हैं। देश भर में कोरोना लॉकडाउन के बीच जम्मू कश्मीर और केरल में आज ईद मनाई जा रही है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों ने सार्वजनिक आवागमन पूरी तरह से रोक लगा दी है। केवल आवश्यक सेवाओं के लिए पास की चेकिंग के बाद आने जाने की अनुमति है। प्रशासन के आदेश पर सभी दुकानें बंद हैं। वहीं लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में ही रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं केरल में भी आज ईद मनाई जा रही है। मालापुरम में लोगों ने ईद की नमाज घर पर ही अदा की। वहीं जम्मू कश्मीर से अलग हुए लद्दाख में शनिवार को ईद मनाई गई। लद्दाख करगिल क्षेत्र में शुक्रवार को चांद देखा गया था, इसलिए लद्दाख में 23 मई को ईद उल फितर मनाया गया। पहले मैं आप सबको लोगों को और तमाम अहले मुसलमान को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूं। उसके बाद जनाब मोहतरम, बिल्कुल आप देख रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं, बिल्कुल लॉकडाउन का ये कर रहे हैं, सब इसका वेलकम कर रहे हैं और अच्छी तरह निभा रहे हैं। तो इसके लिए भी हम सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मेरी तरफ से फिर से एक बार तमाम लोगों को ईद मुबारक की। तो आपको लगता है एहतियात करना चाहिए ईद के बावजूद भी लोग? बिल्कुल बिल्कुल एहतियात तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हैं, हमारे फ़ायदे के लिए है। जो लोग हुक्मरान हैं, जो भी वो कहते हैं, हमारी फ़ायदे के लिए कह रहे हैं। वरना आप तो जानते ही हैं, कोई बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाता ही है। इससे पहले कि डॉक्टर के पास आप जाएं, बेहतर है कि आप अपनी हिफाजत खुद करें और गवर्नमेंट जो कानून जो है उसके तहत चलना बहुत ही ज़रूरी होता है, फ़ायदेमंद होता है। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन यहाँ रखा हुआ है, उसी सिलसिला में आज नमाज ईद उल फितर की जो नमाज थी, सोशल डिस्टेंस की वजह से साथ मद्देनज़र रखते हुए जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग नमाजी होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नमाज जो है मुख्तसर की गई, कम तादाद में की गई और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया। खुसूसी तौर पर आज के दिन हमारे उलमा कराम ने, मुफ्ती साहब ने ये दुआ की कि अल्लाह ताला ये जो कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, इसको अल्लाह ताला रियासत पूंछ, जम्मू कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट पूंछ से, पूरे मुल्क से, आलम इस्लाम से, इसको पूरी दुनिया से इसको अल्लाह ताला इसको ख़त्म करे, ताकि लोग सुकून की ज़िंदगी बसर सकें। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में पहली बार नमाज घर पर पढ़ूंगा। जगह बदलेगी पर जज्बा नहीं। ये बात सही है कि कोरोना की जो चुनौतियां हैं, उसकी वजह से रमज़ान से जुड़े फ़र्ज है वो सब लोगों ने घर पर पूरे किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग ईद भी घर पर ही मनाएंगे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पहली बार जो है वो ईद की नमाज घर पर पढ़ूंगा, लेकिन जगह बदलेगी, जज्बा नहीं बदलेगा। हम उसी जुनून और जज्बे के साथ ईद को मनाएंगे। ये बात सही है कि जो कोरोना की चुनौतियां हैं, कोरोना का कहर है, उसकी वजह से जो 300 रोज़े हैं, लोगों ने रोज़े पूरे रखे, लेकिन जो है वो इबादत है, इफ्तार है, तरावियाँ हैं, जो और भी जो फ़र्ज़ हैं रोज़ रमज़ान के पवित्र महीने के, वो सब लोगों ने जो है वो घर पे ही पूरे किए। और ईद भी हम लोग घर पे मनाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से रमज़ान में सभी लोगों ने मिल करके आलम इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए दुआ करी कि इस कोरोना के कहर से सबको निजात मिले, ईद में भी हम सब ये दुआ करेंगे। पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शनिवार रात एक दूसरी लड़ाई देखने को मिली। बीजेपी नेता और नए चुने गए राज्यसभा सांसद भागवत कराड ने 2 बेटों ने एक युवा बीजेपी नेता कुणाल मराठे के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। मारपीट के दौरान कोटा कॉलोनी स्थित आवास में कुणाल के माता पिता भी मौजूद थे। बताया गया है कि युवा बीजेपी नेता के माता पिता को भी चोटें आई हैं। वहीं कुणाल मराठे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सांसद के बेटे उसी वार्ड में चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां पर मैं लंबे समय से समाज सेवा का काम कर रहा हूं।
कुणाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इस इलाके में काफी मेहनत की है। अगले 6 महीने में यहाँ नगर निगम का चुनाव होना है। मेरी बढ़ती प्रसिद्धि से वो डर गए हैं और इसी वजह से गुस्से में आकर मारपीट कर रहे हैं। पॉजिटिव रुग्ण होने के कारण हम लोगों ने कीटनाशक फवारनी की। उसके बाद मैं घर पर आया। मैं खाना खाने को बैठने के बाद हमारे घर की बेल बजी, माताजी दरवाजा खोलने के लिए गए। तब वहां पर माननीय सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ साहब के पुत्र हर्षवर्धन कराड़ और वरुण कराड़ और उनके कुछ कार्यकर्ता वहां पर आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ पर राजकारण करना नहीं, हम हमारा राजकारण देखेंगे, ऐसी बोलते हुए मुझे काफी बेधर्मी से उन्होंने मारा। उसके बाद माता पिता को धक्का बुक्की की। उसके बाद मैं क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में गया, वहां पर मेरा अर्ज लिखवाया। फिर घाटी जाने के बाद वहां पर मुझे गर्दन में चोट आई है। आप सबकी दुआ से मैं अभी ठीक ठाक हूँ। कोरोना महामारी से ब्राजील में हालात बेकाबू हो रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो गई है। ब्राजील में कुल मरीजों का आंकड़ा 3,50,000 के करीब हो गया है। लैटिन अमेरिका देश में अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। यहाँ हालात इतने खराब हैं कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति का शव 30 घंटे तक सड़क पर पड़ा रहता है, लेकिन उसे उठाने कोई नहीं आया। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 24 घंटे में 1001 लोगों की मौत की पुष्टि की है। ब्राजील में संक्रमण के प्रकोप के बीच ये बहस चल रही है कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में ढील दी जाए या पाबंदियों को और सख्त किया जाए। चीन ने दावा किया है कि वुहान में 14.7 लाख कोरोना वायरस टेस्ट किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक अन्य किसी भी देश के एक शहर में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में टेस्ट कराने की जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ ही दिन पहले चीन ने वुहान की पूरी आबादी का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया था। चीन के अधिकारियों ने इससे पहले कहा था कि वे 2 हफ्ते में वुहान की पूरी 1.1 करोड़ आबादी का टेस्ट कराना चाहते हैं। चीन ने वुहान में एक दिन में 14.7 लाख लोगों के टेस्ट किए हैं। वुहान से 8 अप्रैल को लॉकडाउन हटा लिया गया था। इसके बाद 9-10 मई को पहला क्लस्टर सामने आया था। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। लोगों को अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इसका समाधान क्या है? इसमें अलग अलग नुस्खे लेके आते हैं लोग, अपना अपना प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका अंत कैसे होगा ये अभी तक कहीं प्लान पूरी दुनिया में कहीं सामने निकल कर नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है, सैनिटाइज करने का नियम है, मास्क पहनने का नियम है, हर व्यक्ति को वो नियम अपने जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति को ये मानकर चलना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति हो सकता है कि पॉजिटिव हो, और इसलिए उसको अपने बचाव का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, अपने परिवार के बचाव का ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, और लोगों को इसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा। लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती, मैं कई बार बोल चुका हूं। अगर लॉकडाउन आप अंतहीन तरीके से रखेंगे, सारा रोजगार ठप रखेंगे, सारी अर्थव्यवस्था ठप रखेंगे, लोगों का जीवन ठप रखेंगे, तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा। राजस्थान में कोरोना के 52 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और सिर्फ जयपुर में 18 नए केस सामने आए हैं। वहीं राजस्थान में अब तक कुल 6,794 पॉजिटिव केस और जयपुर में अब तक कुल 1,755 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना से 161 लोगों की मौत हो चुकी है और अकेले जयपुर में सबसे ज्यादा 77 मौतें हुई हैं। राजस्थान में 3,804 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 3,373 को डिस्चार्ज किया गया है और 2,829 केस एक्टिव हैं।
हरियाणा के पानीपत में सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने बताया है कि कोरोना से संबंधित 7 केसों में पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना के कुल 3,581 सैंपल अभी तक लिए गए हैं, जिसमें से 3,447 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें से 129 सैंपल भेजे गए हैं। 83 रिपोर्ट का परिणाम अभी नहीं मिल पाया है। वहीं अभी तक होम अंडर क्वारंटीन के तहत 1,197 घरों के बाहर नोटिस चस्पा दिए गए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर सर्वे के लिए 928 आशा वर्कर भी लगाई गई हैं। जो शिवनगर पानीपत के अंदर एक गवर्नमेंट की स्कूल की बिल्डिंग में ही चल रहा है, वहाँ पे ये 6 लोग मिले हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं 9 से 12-13 साल की उम्र के, और 2 इसमें बड़े हैं। एक महिला है जो स्वीपर का काम करती है और एक पुरुष जो वहाँ पे वार्डन का काम करता है। सर, इसमें सिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक? ये सभी अभी एसिम्टोमेटिक है। बाकी बच्चे हैं उन सब की हमने कल सैंपलिंग कर दी थी। 38 सैंपल कल हुए थे और एक अलग से हुआ था। 39 लोगों के वहाँ के सैंपल हो चुके हैं, और जो अभी नेगेटिव हैं या जिनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है आनी, उनको हम एक अलग सेंटर पे शिफ्ट करेंगे। देश भर में कोरोना से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में दूसरे देशों में फंसे नागरिकों को भारत लाया जा रहा है। वंदे भारत मिशन के तहत ओमान में फंसे भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से बिहार के गया लाया गया। इसके बाद गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि ओमान के मस्कट से करीब 132 यात्री भारत आए हैं। इसमें से 116 बिहार और 16 झारखंड के हैं। इसमें 2 बच्चे शामिल हैं। भारत पहुंचने पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। इसके बाद बसों से क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। देखिए, ये जो स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है, जिसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं, और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। और ये आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ के बाद इनका प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग किया गया है, और उसके बाद इनको बसेस के माध्यम से जो राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, इनको पेट क्वारंटीन में भेजा जा रहा है। और ये 14 दिन लोग क्वारंटीन में रहेंगे, जिसका खर्चा ये खुद उठाएंगे, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए, और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी किसी का लक्षण नहीं दिखा है, इसलिए सभी लोगों को सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है। झारखंड के भी आए? झारखंड से 16 पैसेंजर्स हैं, जिसमें कि रांची से, हजारीबाग से, धनबाद से लोग हैं। ये लोग के लिए अलग से गाड़ियाँ आई हैं झारखंड से, और वहाँ पे इनको सीधे वहाँ पर वो लोग क्वारंटीन किए जाएंगे, वहाँ जा रहे हैं। कोरोना लॉकडाउन के चलते बसों का संचालन पूरी तरह से ठप था, लेकिन लॉकडाउन 4 में कि इसके चौथे चरण में कुछ शर्तों के साथ हरियाणा में रियायतें मिलने से बसों का संचालन शुरू किया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य परिवहन जीन की ओर से कुछ मार्गों पर बसों का संचालन किया गया है, जिसके चलते हमारे संवाददाता परमजीत पंवार ने जिले के सामान्य बस स्टैंड का जायजा लिया। हरियाणा रोडवेज में अगर आपने सफ़र करना है तो आपको इस तरीके से जो है जो नियम है उनका पालन करना होगा। आप देख सकते हैं हम जिन रोडवेज में मौजूद हैं, ये जो यहाँ पे कर्मचारी हैं, ये पहले जो है जो यात्री आते हैं, आप देक सकते हैं पहले उसका जो है आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आधार कार्ड चेक करते हैं, और उसके बाद जो है एंट्री इनकी होती है, और पहले जो है उनके हाथों को सैनिटाइज जो है हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो कर्मचारी हैं ये, उसके बाद जो है थर्मल से स्कैनिंग, आप देख सकते हैं पहले जो है यहाँ थर्मल से स्कैनिंग होती है। जो टेम्परेचर है वो अब जो है अगर 100 से ज़्यादा आता है तो उसको रोडवेज में यात्रा नहीं करने दी जाएगी। आप देख सकते हैं इनका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा था, इनको मना कर दिया, और अब ये जो है दूसरे यात्री आए, आप देख सकते हैं पहले सैनिटाइज इनके हाथों को करवाया गया है, और तब जाके जो है टेम्परेचर से जो है थर्मल स्कैनिंग होगी, और उसके बाद जो है यात्रियों को जो है बस में सफ़र करने के लिए दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे
जो है सोशल डिस्टेंसिंग के भी लोग पालन करते दिखाई दिए हैं। यहाँ पे 2 लाइनें बनाई गई हैं, एक लाइन जो है पुरुषों की है और एक लाइन जो है महिलाओं की है, ताकि कोरोना वायरस किसी में ना फैल सके। और ये जो है स्कैनिंग भी जो है यहाँ की जाए। हमारे साथ कुछ यात्री हमसे बात करते हैं। अच्छा जी, अगर सफ़र करना पड़ता है तो किस तरह से सुविधा दी गई है और स्कैनिंग भी, थर्मल स्कैनिंग की जाती है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जैसे कि आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। सबसे पहले आपकी आईडी कार्ड देखा जाएगा, उसके बाद आपकी सैनिटाइजेशन होगी प्रॉपर ढंग से, और उसके बाद फिर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही बसों के अंदर एंट्री हो रही है। उसके अलावा यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस द बस। बिल्कुल, पहले जो है थर्मल स्कैनिंग होगी उसकी, और उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करवाया जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसको यात्रा के लिए नहीं जो है उसकी यात्रा बिल्कुल नहीं करने दी जाएगी। हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी मौजूद, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, कितने कर्मचारी ड्यूटी लगाई गई है, किस तरह की प्रक्रिया जो है यहाँ फिलहाल हमारे बस स्टैंड पर 12 कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात हैं और सभी का सैनिटाइजर करके टेम्परेचर चेक करके अभी फिलहाल आपके सामने ही जो तीनों का ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर और 15 मिनट में इनका नॉर्मल आएगा तो इसको बस के अंदर बैठाया दिया जाएगा और एक उसका टेम्परेचर इस पर नोट करके कंडक्टर को हम देते हैं ये लिस्ट, जिसका ज़्यादा होता है उसको मतलब। तो पहले आइडेंटी कार्ड उनका लिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। हाँ बिल्कुल, आईडी चेक करके। कल एक मामला आ गया था, उसमें क्या था, वो लड़की के नाम से सीट बुक थी और उसकी जगह लड़का आ गया था। फिर उसके बाद हमने जीएम साहब ने परमिशन दी, उस पर एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखित में लिया, तभी उसको बस के अंदर परमिशन दी गई जाने के लिए। टेम्परेचर ज़्यादा था तो नोट अलाउड? हाँ, वो भी नोट अलाउड है। 100 अगर था किसी का 101 है तो नोट अलाउड है। बिल्कुल, अधिकारियों का जो है साफ तौर पर यही कहना है, अगर किसी जो है यात्री का टेम्परेचर 100 से ज़्यादा आ जाता है तो उसको जो है पहले सरकारी मेडिकल में जाके अपना चेकअप करवाना होगा और उसके बाद जो है रोडवेज में उसकी एंट्री की जाएगी। यानी कि उसका जो है सफ़र जो है उसके बाद रोडवेज में उसने सफ़र करना होगा। और इन नियमों का जो है जिन रोडवेज ने जो नियम बनाए हैं उनका उन्होंने पालन करना होगा और तब जाके जो है अपनी मंजिल तक यात्री पहुंच सकेंगे। टीमें यहाँ लगाई गई है और सभी टीमें जो है पहले जो है यात्री का जो है आधार कार्ड यानी कि आइडेंटिटी कार्ड वो चेक किया जाता है। उसके बाद जो है आगे फिर जो हाथों को सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद उसकी जो है थर्मल स्कैनिंग की जाती है, तब जाके हरियाणा रोडवेज में आप सफ़र कर सकते हैं। मेरे सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, एएनबी न्यूज़, जींद। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।